नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। 5 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन जैसा आपको पहले से हम बता रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा विमर्श, सबसे ज्यादा आशंका, सबसे ज्यादा संभावनाएं और सबसे ज्यादा रहस्यमय अगर कोई चुनाव रहा है तो पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त जो नतीजे आए हैं 2/3 बहुमत से, वहां पे तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम का अपना क्षेत्र जो है वहां वो हार चुकी है और इस पर लेकर बहस चल रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, ये कहा है कि दरअसल उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है और वो इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगी, इसको चुनौती देंगी। लेकिन इस पर किसी तरीके की कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की अगली मुख्यमंत्री नहीं होंगी। 5 तारीख को उनको शपथ लेना है। अब मामला अदालतों में निपटता है, कब निपटता है ये अलग मसला है, लेकिन उनके लिए भी 6 महीने के अंदर दोबारा चुनकर आने का जो विकल्प है वो उनके पास उपलब्ध है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे दूसरी चीज में। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि दरअसल क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी वो इस तरीके से वहां पे हारी है। और ये सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो पिछले दिनों जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीट मिली थी। बुरी से बुरी हार थी। बिहार के अंदर भी पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, लेकिन किसी तरीके से बच के वहां से निकले। झारखंड भी हार गए, हरियाणा में अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। उसके पहले अगर आप पूरा इतिहास देखें तो कम से कम 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे या तो सरकार नहीं बना पाई या फिर वो सरकार में नहीं आ पाई, अगर आई भी तो दूसरी सरकारों को गिरा के। तो एक सवाल इन दोनों उठ खड़ा हुआ है और सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो एक विनिंग फॉर्मूला था जिसके लिए अमित शाह को चाणक्य कहा गया था, क्या अब अमित शाह खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहें तो चुनाव जीतने की काबिलियत उनके अंदर नहीं रही, या उनका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पे करेंगे चर्चा। क्या अमित शाह के अंदर अब बीजेपी को जिताने की काबिलियत नहीं रही है? क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? उनका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं वो फॉर्मूला है क्या। 2 अंश में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि अमित शाह का जो फॉर्मूला है, अगर आप चुनाव को ध्यान से देखते तो आपको पता होगा, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक प्रचार, जिसको ध्रुवीकरण की राजनीति भी करते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान की बात आती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को आगे रखकर पूरे चुनाव की रणनीति रची जाती है। बांटो और राज करो। बांटो राज करो का मतलब है जातियों के अंदर भी जातियों का बंटवारा करके, धर्म के अंदर धर्म का बंटवारा करके वो एक रणनीति पे काम करते हैं और काफी हद तक कामयाबी शुरू में मिली। जैसे उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। कारपेट बॉम्बिंग, यानी एक के बाद एक बड़े नेता लगातार चुनाव के अंदर जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और का प्रचार हो ही नहीं रहा। जो उनका दूसरा पक्ष है, चुनाव प्रचार का फॉर्मूले का जो दूसरा अंश है, वो आपको बता देते हैं। चुनाव के अंदर उनका मानना यह है कि चुनाव और जंग में सब कुछ जायज है, यानी अगर निजी हमले करने हैं तो निजी हमले भी करेंगे और किसी भी हद तक जाकर वो हमले होते हैं और उसमें किसी तरीके की लाग लपेट नहीं देखी जाती। जो मीडिया है उस मीडिया को पूरी तरीके से अपने साथ रखकर और मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव और एक कहानी गढ़ी जाती है अपने विपक्षियों को या अपने विरोधियों को एक तरीके से उनकी छवि को मटियामेट करने के लिए। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का उठा के देखिए किस तरीके से जो ममता बनर्जी के भतीजे थे उनके अपने को जो कोयला स्कैम में फंसाने की कोशिश की गई, उनके जांच पड़ताल की गई, तमाम तरीके की चीजें और अथाह पूंजी का इस्तेमाल होता है चुनाव के दौरान। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिला, इतनी ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल। सवाल है कि क्या ये जो 8 सूत्री फार्मूला अमित शाह का है, क्या ये फार्मूला अब चुक गया है? क्या उनको नए फार्मूले की तलाश है क्या? आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था जिसमें एक सज्जन ने, एक राजनीति के विश्लेषक है, सब पत्रकार है, जिन्होंने दरअसल एक किताब लिखी थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक विनिंग मशीन बन गई है। उन्होंने खुद अपने लेख में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला चुकता हुआ दिखाई पड़ता है और ये जो मैंने कहा उससे थोड़ा अलग है। इसी पे करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिसको विनिंग मशीन कहा जाता था, क्या वो विनिंग मशीन अब उसमें जंग लग गई है? वो चुनाव जीतना हार गई है क्या? ये चुनाव जीतना भूल गई है क्या? हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सतीश के सिंह है, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं जो अमर उजाला के एक तरीके से कहें तो सलाहकार संपादक है, और विजय त्रिवेदी जी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है,
सवाल यह है कि जिस अमित शाह को चाणक्य माना जाता था, चुनाव जीतने की मशीन बना दी थी उन्होंने पूरी पार्टी को, आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हारी है? अपने को आशुतोष जी, मैं तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो पहली बात, जो 8 सूत्री फार्मूला आपने बताया, उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो पहले भी थी बीजेपी के साथ। कारपेट बॉम्बिंग शब्द जो है वो प्रमोद महाजन और अरुण जेटली का दिया हुआ है, और उस समय भी कारपेट बॉम्बिंग होती थी अटल जी के जमाने में, जब तमाम सारे नेता जाया करते थे। और दूसरा, मीडिया का मतलब आप ये मान सकते हैं कि मीडिया का सहयोग तब भी लिया जाता था, लेकिन वो एक दोस्ताना तरीके से लिया जाता था। अब के जैसा नहीं है कि अब एकदम बिल्कुल अधिकार पूर्वक जो होता है। अब मैं आता हूँ जिसकी आप विनिंग मशीन की आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो है कि हर मशीन की एक मियाद होती है। आप कार खरीदे तो 15 साल बाद जो है वो उसको भी जो है एनजीटी ने कह दिया फिटनेस दोबारा कराओ, है। जो कोई भी दवाई होती है, टॉनिक होती है, उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो हर फार्मूले की भी अपनी एक्सपायरी होती है, वो भी एक है व्यवस्था। तीसरी बात ये है कि ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी, इसके अंदर एक विशेष गुण है। ये अभी तक जो है 2014 से अगर आप शुरू करिए और 2021 का कल का जो नतीजा आया तब तक, ये हारते भी हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, हारते भी हैं, उठ खड़े होते हैं। और जब ये हारते हैं तो बुरी तरह हारते हैं। इनका सबका जो है हम लोग मरसिया पढ़ने लगते हैं। जैसे 2015 में दिल्ली में 3 सीटें आई बीजेपी की, लोगों ने कहा कि अब बीजेपी की जो विनेबिलिटी थी नरेंद्र मोदी की वो खत्म हो गई। 2015 में ही उसके बाद फिर जो है चुनाव हुआ, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, 13 की नहीं। और 2015 में फिर बिहार का चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार लालू यादव मिलकर लड़े, उसमें भी बुरी तरह हारे ही है 53 सीट। तो हम लोगों को भी विश्वास हो गया कि लगता जो है अब जो विनेबिलिटी थी, जो अजेयता थी मोदी जी की और भाजपा की, वो टूट गई। लेकिन उसके तुरंत बाद 2016 में आसाम में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि हौसला बढ़ गया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया पार्टी का। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है उन्होंने जीता पूरी थम्पिंग मेजॉरिटी से, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दोनों राज्यों में वो जीते जबरदस्त तरीके से, और गोवा में उन्होंने हारने के बावजूद सरकार बनाई। उसके बाद आप चुनाव देखिए, फिर चुनाव होते हैं, कर्नाटक का चुनाव होता है। कर्नाटक के चुनाव में जो है भाजपा जो है जीतते जीतते हार गई, ठीक है। उसके बाद आप आइए गुजरात के चुनाव में। गुजरात के चुनाव में जो है मतलब हारते हारते बच गई, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों चुनाव हार गई। लेकिन जहां लोकसभा का चुनाव आया तो फिर वो विनिंग मशीन जो है उसे 303 सीटें दिलवा दी। उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा के सीटें कम हुई, वोट परसेंटेज कम हुआ। झारखंड हार गए, महाराष्ट्र में सीटें कम हुई, वोट परसेंटेज कम हुआ। अब अभी जो हुआ, आसाम में दोबारा सरकार बन गई। पश्चिम बंगाल में 200 पार तो नहीं, लेकिन 70 पार हो गए और पार्टी सरकार बना ली। तो मैं पूरी तरह नहीं मानता कि उसका फार्मूला फेल हो गया है, लेकिन झटका जरूर लगा है। मुझे इसमें एक चीज नजर आती है आशुतोष जी, कि जहां जहां भाजपा के मुकाबले कोई मजबूत नेता खड़ा हो जाता है, वहां भाजपा की जो विनिंग मशीन है वो गड़बड़ा जाती है। वो चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 2 बार हो, चाहे लालू यादव नीतीश कुमार हो 2015 में, या ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल में। ये एक खास बात, एक पैटर्न जो है। और जहां कोई मजबूत नेता नहीं होता, आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस पार्टी होती है, तो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ के चल देती है। तो ये एक जरूर उसका एक विनिंग मशीन का हुआ। अभी तक मेरा ये, फिर आगे चर्चा करेंगे तो और बात करेंगे इस पर। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आज प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट छपा हुआ है, उन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया है, टेलीग्राफ में भी छपा है, दूसरे अखबारों में भी छपा है, कि दरअसल अमित शाह एक ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। बहुत बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ओवररेटेड पॉलिटिशियन है। क्या आपको भी लगता है ओवररेटेड पॉलिटिशियन है? क्या इसलिए क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी जैसा सांगठनिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस जैसा संगठन है, हिंदुत्व की विचारधारा है और अथाह पैसा है, तो इस पर चुनाव जीतना तो बहुत आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? तो क्या जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है 2014 में चुनाव जिताने का श्रेय भी कुछ कुछ उनको जाता था, क्या उनकी बातों में दम है? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पैसे से चुनाव जीता जाता, मैनेजमेंट से चुनाव अगर जीता जाता तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारते 2004 में। शाइनिंग इंडिया प्रमोद महाजन से बड़े मैनेजर अमित शाह नहीं है। दूसरी बात यह है आशुतोष जी कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये बीजेपी जो बंगाल में हारी है और ममता जीती है, मैं इसे बीजेपी की हार नहीं मानता। बीजेपी
जैसे कोई हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, उसको एक हाइट दी जाती है, तो 15,000 फीट पे उड़ेगा, 20,000 फीट पे उड़ेगा। वो 20,000 फीट पे उड़ना था, लेकिन वो 15,000 तक उड़ा, लेकिन उड़ा। बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और पांडिचेरी के अंदर भाजपा की सरकार बनना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मेरा आकलन एकदम अलग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आशुतोष जी कि ये जो कांग्रेस का पतन हो रहा है या विपक्ष जो है मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा है, इसके लिए आशुतोष जी मैं ये कहना चाहता हूं कि, और बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट मैं विनोद जी से मेरी चर्चा पहले भी होती रहती है, मैं उनको कई बार मेरी उनकी खूब नोकझोंक रहती है इन मुद्दों पे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है। इसमें कोई कितने बड़ा मुद्दा आएगा, ध्वस्त हो जाएगा, फौलाद भस्म हो जाएगी, वही टिकेगा। इस पिच पे जो बॉलिंग हो रही है वो जिस तरह की हो रही है, उस तरह के बैट्समैन अगर विपक्ष नहीं उतारेगा तो 2024 में भी मोदी ही आएगा। क्योंकि ये जो धर्म का विषय है और राष्ट्र का, ये दोनों जो है अंधे होते हैं। अफीम से बड़ा नशा है इसका। अब जैसे कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, या इसको दुर्भाग्य कहूं मैं विपक्ष का, कि विपक्ष के नाम पर नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अलावा बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। अगर नेशनल लेवल पे कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस टोटली नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में है। नॉन पॉलिटिकल लोगों के द्वारा पॉलिटिक्स कराई जा रही है, और उसमें ये हो रहा है कि जो बीमारी है उसकी जगह दूसरी चीजों के सिम्टम्स के इलाज हो रहे हैं, उसकी बुनियाद में हम नहीं जा रहे। आसाम के अंदर आप बदरुद्दीन अजमल से समझौता करते हैं, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ को लाते हैं, कहीं मुस्लिम लीग को लाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये चाहती है कि ये मुल्ला पार्टी सिद्ध हो जाए। तो जो बीजेपी चाहती है, जो आरएसएस चाहती है, धर्म के विषय पे, राष्ट्र के विषय पे, नेशनल इंटीग्रेशन के विषय पे कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में नाकामयाब हो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस का कोई नेता ऐसा फेस नहीं है जो उनको ये कहा जा सके कि ये हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, वो उससे कोई लाभ नहीं होता। आपके आचरण में क्या है, आपके पास कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप आगे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, ये टोटली हिंदुत्व है, ये धर्म की जीत है। और बंगाल के अंदर वो आज हारे हैं, कम उनका रह गया, लेकिन क्यों रह गया? क्योंकि ममता बनर्जी ने उस ठप्पे को लगने नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने उस ठप्पे को लगने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल का भाषण होता भारत माता की जय, वंदे मातरम, हनुमान जी महाराज की जय, वो पूरा वो नाटक करता है जिसमें उसके ऊपर हिंदू विरोधी ठप्पा नहीं लग पाता। ममता बनर्जी ने जिस समय चंडी पाठ किया, ममता बनर्जी ने जिस समय अपना गोत्र बताया, तो क्योंकि ममता बनर्जी बंदोपाध्याय ब्राह्मण कन्या है, और वहां बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये सब ब्राह्मणों का जो एक थोक बंगाली था, उसने उसको नहीं छोड़ा। मैं और 10-15 सेकंड लूंगा। जब मैं राजनाथ सिंह से चुनाव लड़ने गया तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मिटाना चाहते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, अमित शाह और मोदी कैंपेनर थे, हिंदुत्व की ज्वालामुखी थी, धधक रही थी, लेकिन मैं 2 लाख वोट तक लेने में कामयाब हुआ, जिसमें 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख के करीब मुसलमान। ब्राह्मणों में ये फैलाया गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम घोर हिंदू विरोधी पार्टी के कैंडिडेट है, बट क्योंकि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम था, इसलिए ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने मेरा साथ छोड़ा नहीं, उतनों ने नहीं छोड़ा, मेरे साथ खड़े गए। बाकी लोग 40-40 हजार पर निबट गए। अब मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी से लड़ना है, ये जो अमित शाह का जो मैनेजमेंट और ये सब जो है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब फेल हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये हवा में उड़ जाएंगे। लोग इतने दुखी हैं, लोग इनसे इतने नाराज हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, विपक्ष अपना चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जिस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा ना हो, यही मैनेजमेंट होगा, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कोरोना में 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग भी अगर मर गए ना आशुतोष जी, तो बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो क्या कहेंगे कि मोदी नहीं होते तो 10 करोड़ मरते, ये फिर मोदी जी। आचार्य जी, आपने तो लगता है कांग्रेस का मरसिया ही पढ़ दिया है, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप अमित शाह के ऊपर बातचीत करेंगे। मैं एक सवाल जो मेरे मन में था, खैर मैं वापस लौट के आपके पास आऊंगा।
महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि यानी जो आपने क्रक्स कहा, जो आपने एक तरीके से गूढ़ वाक्य कहा, उसका मतलब यह है कि अमित शाह कोई बहुत बड़े चाणक्य नहीं है। अंत में आपने ये बात कही, या इसका उसका आशय, उसका आशय ये निकलता है यानी वो ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसा एक हिंदुत्व का एक रसायन आ गया है जिसकी वजह से वो जीतते आ रहे हैं। अन्यथा जब दिल्ली के अंदर जाते हैं तो तमाम ताकत लगाने के बावजूद सिर्फ 8 सीट जीतते हैं, 2015 में से 3 सीट जीतते हैं, और बिहार के अंदर एक नए लड़के के सामने बहुत मामूली अंतर से जीत के निकल जाते हैं। मैं विजय जी, मुझे मालूम है कि बहुत उतावले सवालों का जवाब देने के लिए, कि सतीश जी मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी, जो हमारी आपके दिन में बातचीत हो रही थी और जो आचार्य जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मेरा सवाल एक बात को है कि कम से कम इस देश के अंदर अमित शाह ने एक चीज तो दिखाई है कि राजनीति 24 नहीं 48 घंटे का खेल है, और राजनीति का कोई नियम नहीं होता। आप अगर नियमों में बंधे होंगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप लड़ नहीं सकते। एक चीज तो मानना पड़ेगा, भले ही अमित शाह हार गए हो या भले ही नरेंद्र मोदी हार गए हो, लेकिन लड़ने की जो अद्भुत कला है और किसी भी हद तक जाने की कला, वो भारत की राजनीति में फिलहाल किसी नेता में दिखाई नहीं पड़ती। इसको तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप या अभी भी मानेंगे उनका फॉर्मूला चल रहा है? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे को खारिज करता हूं, क्योंकि वो लगता है अपनी पार्टी से बहुत क्षुब्ध है। हाँ। पहली बात मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप में ताकत है, आप में ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने अपने आइडियोलॉजी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और आप लड़ाकू हैं, ममता दीदी हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसका जीता जागता नमूना जो है बंगाल है। तीसरी बात, जहां तक असम की बात है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी शायद जानते होंगे ही कि वहां पर यूपीए को 42% वोट आया है, जो कि बीजेपी और वो उनसे ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो समन्वय है, ताकत है, संगठन है, अगर वो आपके पास है और आपका नेता मजबूत है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं मानता हूं कि कोविड काल के बाद, जो कोविड चल रहा है, उसके बाद राजनीति नए सिरे से गढ़ी जाएगी। सिर्फ रैट मटाज, रैम्बो स्टाइल बॉम्बार्डमेंट, कारपेट बॉम्बिंग के सहारे सिर्फ नहीं चलेगी। शायद बीजेपी को अभी इंट्रोस्पेक्शन करके उनको उदारवादी छवि भी देना होगा, डिलीवरी भी देनी पड़ेगी और नई चीजें गढ़ने पड़ेगी। खाली ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बंगाल के चुनाव में अंदर जाइए, मैंने 292 सीटों का विश्लेषण किया है अलग से। अधिकांश सीटों पर जो टीएमसी है वो 25,000 से कम वोटों से नहीं जीती है, एक तरफा जीत हुई है। वो कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? तो सिर्फ उन्माद से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। नेता हो, संगठन हो, वो उसमें शायद प्रमोद जी के पार्टी में बहुत कमी है। लेकिन अगर नए सिरे से चीजें गढ़ी जाएंगी और आप उस पर खड़े होंगे और तो चीजें आप लड़ सकते हैं। मैं उसमें विनोद जी का समर्थन करता हूं। नहीं, बिल्कुल आप समर्थन करते हैं। लेकिन विजय जी, 2 सवाल है। मैं जानता हूं कि आप 2016 में चले जाएंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप 2016 में जाए, 2019 में रहें। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का चुनाव लड़ा है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-40 सालों में किसी और पार्टी ने इतनी ताकत के साथ और इतने बल के साथ कोई चुनाव लड़ा होगा, और पूरा स्टेक उन्होंने लगा दिया। उसके बावजूद अगर वो 77 सीटों पर आकर रुक जाते हैं तो ये मत कहिए कि 3 सीटों से बढ़कर 77 पे आए हैं और उनको 74 सीटों का फायदा हुआ है। ये 20 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की है, 50 से ज्यादा रैलियां या रोड शोज अमित शाह ने किए हैं, और ये कहा जाने लगा था दरअसल वो वहां रहने लगे थे। जिस तरीके के पोलराइजेशन की कोशिश की गई, वो पोलराइजेशन कभी नहीं होता। 22 के 22 जो है वो हेलीकॉप्टर या लगातार उड़ रहे थे। ममता बनर्जी के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर। इतनी ताकत के बाद भी अगर आप 77 सीट लेके आते हैं तो क्या स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम थी? और वो भी 10 साल की ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी वहां काम कर रही थी उसके बावजूद। आशुतोष जी, मैं बात शुरू करता हूँ कि जो ये चुनाव हुए विधानसभा के, इसमें 3 सरकारें वापस आई हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार, केरल की सरकार और असम की सरकार। तीनों सरकार की जीत ये बता रही है कि वोटर को डिलीवरी चाहिए। मैंने भी 292 सीटों का एनालिसिस किया आज दिन भर बैठ के, और सतीश जी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि 25,000 20,000 वोटों से जीते हैं, वो उसकी डिलीवरी का नतीजा है। इसका मतलब लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। और जिस पर हम बार बार बात भी कर रहे थे कि ये चुनाव ममता बनर्जी के जिताने या हराने का चुनाव है,
इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिलीवरी हुई है, इसलिए केरल में पिनाराई विजयन भी जीत जाते हैं, है ना, और बड़े बहुमत के साथ जीते, बड़ी लीड उन्होंने ली है, जो केरल के इतिहास में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक तो दूसरी बार हुई है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो भी एलडीएफ और यूडीएफ में बड़ा है। तीसरी बात, असम में भी जिस तरह से बीजेपी और एजीपी जीती है, तो वो भी वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो पहला फैक्टर तो ये गलत है हमारा कि 10 साल में 5 साल में किसी सरकार में एंटी इनकम्बेंसी बनना जरूरी है, ऐसा नहीं हुआ। तीनों सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उस लेवल की नहीं थी कि वो चुनाव उनके खिलाफ बन जाता, पहली बात। तो ये एक मुद्दा है जिसमें जीतते हैं। दूसरा जो मैं मानता हूं कि चुनाव हमेशा जनता जिताती है। ये सब चीजें एडिशनल फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स आप जोड़ रहे हैं, जनता जब तय कर लेती है, जनता ने तय कर लिया कि ममता बनर्जी को जिताना है, जनता ने तय कर लिया कि पिनाराई को जिताना है, जनता ने तय किया कि बीजेपी को जिताना है, तो वो जिताते हैं। जनता ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जिताना है, तो वो जिताते। इससे कोई फाइटर कम नहीं हो जाता। अभी आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है। अभी 4 दिन पहले एक मैच हुआ सीएसके का और आरसीबी का, जिसमें धोनी कैप्टन है और विराट कोहली कैप्टन है। विराट की टीम हार गई वहां पर, तो क्या आप कहेंगे कि विराट की जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो गए, विराट कोहली जो है कैप्टन के तौर पर फेल हो गए? ऐसा नहीं होता। जो फाइटर होते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं, और कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। ये समझिए कि यदि वो फाइटर नहीं होते तो शायद ज्यादा बुरी तरह से हारते। इसको भी समझने की जरूरत है। आपने अमित शाह, विजय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, अमूमन मैं आपको रोकता नहीं हूँ। 2 चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जब जनता जिताने के लिए निकलती है तो जनता जिताती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई चाणक्य नहीं होता, कोई चंद्रगुप्त नहीं होता, जनता तय करे। वो मैं कह रहा हूँ कि वो कम हारते हैं। चाणक्य ने उस हार को कम कर दिया ना। मैं आप मेरी बात कंप्लीट कर ले। चाणक्य पिछले गोवा के चुनाव से 10 चुनाव हार चुके, चाणक्य 10 चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी को आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार का ठीकरा उनके सिर पर मत, जीत का ठीकरा उनके सिर पर मत फोड़िए, मैं नहीं मानता उसको। बट आप दिल्ली में लगातार 2 चुनाव हार रहे हैं, एक बार 3 सीटें जीतते हैं, दूसरी बार 8 सीटें जीतते हैं। तेजस्वी यादव नाम के आदमी साहब 0.01% से आप चुनाव जीतते हैं। झारखंड आप हार जाते हैं, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाते, कर्नाटक आप हार जाते हैं, आप गुजरात बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप जीतते हैं, उड़ीसा में चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट की सीट आपकी बढ़ती, विधानसभा की सीट घट जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विनिंग फॉर्मूला था, क्या वो विनिंग फॉर्मूला चुक गया है क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूं आपसे। ये भी बात पर मैं चर्चा कर दूं। आपने जिन हारने वाले राज्यों का जो जिक्र किया, उनके जीतने का जवाब विनोद जी ने पहले ही दे दिया था आपसे कि किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीते। मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है हार रही। मैं बता रहा हूँ विनिंग फार्मूला का भी यही है कि विनिंग फार्मूला वक्त के साथ चलता है। एक जमाने में विनिंग फार्मूला था माइनॉरिटी का आपके साथ होना। आज का विनिंग फार्मूला है, जो आचार्य जी ने बताया, जो धर्म के विशेषज्ञ हैं और कमांड रखते हैं, कि हिंदू विरोधी नहीं होना आज का विनिंग फार्मूला है। उसमें ममता बनर्जी जीतती है, तो विनिंग फार्मूला भी हर बार बदलता है। जो टेस्ट मैच का जो विनिंग फार्मूला था वो 2020 के मैच में नहीं चलता। और अगर पैसे से जीतते तो 2004 में जो आचार्य जी ने कहा, वो वाजपेयी सरकार शाइनिंग इंडिया में नहीं हारती। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग प्रमोद महाजन से बड़े तरीके से किसी ने नहीं की। और फिर 2004 से 2014 आते आते जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सरकार, सबसे ज्यादा पैसा था, वो कांग्रेस सरकार भी नहीं हारती 2014 का चुनाव। ठीक है, तो वो बात है। आपने जो 8 पॉइंट गिनाए हैं, मैं अमित शाह के फॉर्मूले के, उसमें जोड़ना चाहता हूं। जो आपने जोड़े हैं उसमें मैं कोई कंट्राडिक्शन या कमेंट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आचार्य ये अमित शाह का जो फॉर्मूला है, उसमें जो बड़ी बात है जो आपने नहीं लिखी, जिसका जिक्र नहीं किया, वो है संगठन की ताकत को एकजुट करना। वो पन्ना प्रमुख के लेवल पर जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को, पूरे इलेक्शनरिंग को लगाया है, और रात को 2 बजे तक जो फाइटर एक एक पन्ने पर, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, कि एक एक पन्ने की वो चर्चा करते हैं कि ये 700 टोटल 1000 वोटर हैं, तो इसमें से 700 वोटर कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या उनको लेकर कैसे आना, ये व्यवस्था देखना। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में हारना जीतना तो होता ही है। बहुत सारे जो बड़े कैंडिडेट भी जब हार जाते हैं, ममता बनर्जी हार सकती हैं, तो क्या आप कहेंगे ममता बनर्जी को नहीं लड़ना चाहिए था? ये ममता बनर्जी के हारने, नंदीग्राम हारने से पूरा हार हो जाती है। तो वो उनकी ताकत है। और क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह के पास कोई रास्ता है कि उनकी लीडरशिप को या उनके फेस के अलावा ये चुनाव लड़ा जा सके? ठीक है, आप यदि चाणक्य होते भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या नरेंद्र मोदी के अलावा किसी चेहरे के साथ जा सकते थे?
तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग चर्चा लगातार करते रहे हैं, और बांटो और राज करो की राजनीति से उलट वो काम कर रहे हैं कि वो हिंदुओं की जो जातियां बटी हुई थी उनको एक करके एक हिंदू की ताकत पर कोशिश में लगे हुए आरएसएस और बीजेपी दोनों। ठीक है, जो बात आपने विजय जी कही है, विनोद जी, ये जो सवाल विजय जी खड़ा कर रहे हैं, आप इनसे कितना सहमत हैं? मेरा कहना यह है कि आप राज्यों के अंदर लीडरशिप खड़ी नहीं कर रहे। आज आप हरियाणा में आपने खट्टर को बना दिया, आप उत्तराखंड का हाल देख लीजिए, सिवाय उत्तर प्रदेश के, सिवाय कर्नाटक के, आप दूसरी जगह आपने कोई नई लीडरशिप बिल्ड ही नहीं की दरअसल। तो ये आपके फॉर्मूले की कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे लीडरशिप नहीं बन सकती थी। असम के अंदर एक नया लीडर पैदा हुआ है। बंगाल में आपने लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी की? आपने बिहार में लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी की? आपने झारखंड में लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी की? आपने हरियाणा में क्यों नहीं खड़ी की? आपने उत्तराखंड में क्यों नहीं खड़ी की? आपने हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं खड़ी की? आपने गोवा में क्यों नहीं खड़ी की? फिर आप कहते हैं कि मोदी के अलावा हमारे पास कोई नहीं है। विनोद जी, देखिए आशुतोष, पहली बात तो ये है कि फार्मूला जो है, एक जगह का फार्मूला हर जगह नहीं चलता है। जैसे बुखार की दवाई आप अगर चोट को ठीक करने में लगाएं तो काम नहीं करेगी। तो उत्तर प्रदेश का फार्मूला बंगाल में चल जाएगा या गुजरात का फार्मूला कर्नाटक में चल जाएगा, ये भी आप समझने की जरूरत है। जो मुख्य इनका फार्मूला के जो सारे आपने पॉइंट गिनाए, उसमें एक फार्मूला छोड़ दो, सारी पार्टियां उस फार्मूले में चलती हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। एक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फार्मूला है वो बीजेपी का अपना स्पेशल है। उसका दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय वाली ताकतें हैं वो जातीय ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती हैं, वो भी ध्रुवीकरण का एक फार्मूला उनके पास भी है। बाकी फार्मूले हर पार्टी जो है अपनी क्षमता के अनुसार पैसा भी खर्च करती है, मीडिया को भी मैनेज करती है, और जो है जो सारी चीजें करती है। कारपेट बॉम्बिंग भी जितनी जिसके पास होती है उतनी करते हैं अपनी ताकत के अनुसार। और लेकिन मैं कह रहा हूं तो फार्मूला अलग अलग होता है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश का फार्मूला चलाया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू मुस्लिम। वो भूल गए कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम बराबर का दर्जा रखते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। वो भूल गए कि पश्चिम बंगाल का जो पूरा रेनेसां मूवमेंट है, आंदोलन है, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर के और शरद चंद्र और बंकिम चंद्र और सुभाष चंद्र बोस से लेकर के आज तक वो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में कभी रहा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहा है लेकिन वहां नहीं रहा है। वो अलग है, नोआखाली के दंगे हुए थे 47 में, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो उस तरह का ध्रुवीकरण, तो वो ध्रुवीकरण का फार्मूला बंगाली अस्मिता से कट गया, क्योंकि बंगाली अस्मिता वहां ज्यादा ध्रुवीकरण के लिए ज्यादा बड़ा फार्मूला है जो ममता बनर्जी चला। और आचार्य जी ने जो कहा है, मैं सहमत हूं इनकी बात से, कि हिंदू विरोधी ममता पर टैग लग गया था, लगभग लग गया था जब ममता बानो, ममता बेगम और उनको मुसलमान बनाने की सारा प्रचार हो गया था। लेकिन समय रहते ममता बनर्जी चेत गई और उन्होंने चंडी पाठ और दुर्गा पूजा और राम के साथ साथ राम के जवाब में दुर्गा को ले आई। तो और लोगों को लगा भी कि जहां सदियों से काली पूजा हो रही है वहां हिंदू कैसे खतरे में पड़ सकता है। तो ममता बनर्जी ने उस नैरेटिव को बदला और बंगाली अस्मिता वहां पर प्रभावशाली हो गई, जैसे गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी जो है वो प्रभावशाली कर देते थे। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का फार्मूला जो है बंगाल में चला, बंगाली के रूप में। दूसरी बात जो आप कह रहे थे नेतृत्व वाली, बिल्कुल सही है कि राज्यों में नेतृत्व बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह का नहीं पैदा किया जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी ने पैदा किया था। जब शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, कल्याण सिंह, येदियुरप्पा जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, येदियुरप्पा उसी दौर के नेता है, वो नरेंद्र मोदी के दौर के नेता नहीं है येदियुरप्पा। तो इस तरह से उस समय नेता बनाए थे। अरे राज्यों को छोड़िए, केंद्र में नेता कहाँ है? अब तो केंद्र के नेता भी मोदी जी के सामने सब बौने हैं। मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर कौन नेता है? राजनाथ सिंह है, वो एक तरफ रहते हैं। नितिन गडकरी ठंडे हो गए, मतलब एक किनारे हो गए। बाकी कहाँ है? आप अटल जी की कैबिनेट देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, तमाम तरह के बड़े बड़े चेहरे थे उस समय। राजनाथ सिंह भी थे। तो वो नेता थे जब जाते थे। उमा भारती थी, सुषमा स्वराज थी। आज तो नेता तो राज्यों को छोड़िए, नेता तो केंद्र में भी बीजेपी में उस तरह से नहीं इस समय है। तो वो क्योंकि उनके पास एक मशीन के रूप में, वोट दिलाऊ मशीन के रूप में मोदी जी हैं। उनको लगता है कि मोदी जी जाएंगे और जैसे जादू की छड़ी जो है घुमा देते हैं तो सारा नैरेटिव बदल कर जिता के ले आएंगे। और चूंकि कहीं कहीं ये फार्मूला चल गया, उत्तर प्रदेश में चल गया, ये जो है कुछ हद तक कर्नाटक में चल गया, कहीं जो है बिहार में चल गया था उस समय, इस बार चल गया, तो वो चल जाता है और कहीं नहीं चलता है। तो हर राज्य के लिए फार्मूला अलग होना चाहिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। आसाम के लिए अलग, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। आसाम की ज्यादा बात कर रहे हैं, आसाम में सारे कारण थे भाजपा के हारने के, सारे कारण थे। वोट परसेंटेज ज्यादा, सही कह रहे हैं,
लेकिन कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था। सर्बानंद सोनोवाल जो है, जैसा विजय जी ने कहा, डिलीवरी दी, उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था। और हेमंत विश्व शर्मा जो है वहां उसी तरह रणनीतिकार है जमीनी स्तर के जैसे कि अमित शाह है, तो वहां का चाणक्य और छवि दोनों मिलाकर के भाजपा को तब जिता लाते हैं जब एनआरसी, सीएए और अलायंस के मामले में बीजेपी कमजोर थी। अलायंस कांग्रेस का ज्यादा बढ़िया था, बोडो के साथ, बदरुद्दीन के साथ, सबके साथ। तो गणित के हिसाब से कांग्रेस वहां, लेकिन कांग्रेस नहीं जा पाई क्योंकि ना नेता, ना संगठन, ना चाणक्य उनके पास। तो इसलिए फार्मूला जो है हर राज्य के लिए अलग अलग तैयार करने पड़ेंगे। आचार्य जी, जो आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं 10 सेकंड में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि एक वो पुराना था ना, खुल जा सिमसिम। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक खुल जा सिमसिम है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उसके बाद दरवाजे खुल जाते थे और उसके बाद खजाना आपके पास आ जाता था वोटों का। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो खुल जा सिमसिम क्यों नहीं है, और उसको क्यों नहीं पैदा किया जा रहा, और अगर नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, कांग्रेस के पास खुल जा सिमसिम था। पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थे। उसके बाद सोनिया गांधी और राजीव गांधी के परिवार की जब बात आई तो खुल जा सिमसिम था। एक दौर था जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का चेहरा देखने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन वक्त बदल गया। आशुतोष जी, एक आदमी को बुखार होता है, एक डॉक्टर उसे बुखार की क्रोसिन दे देता है, बुखार उतर जाएगा। दूसरा एक डॉक्टर है जो ये जानना चाहता है कि बुखार है क्यों, ये मलेरिया है या कोरोना है। मैं उसकी जड़ में जाना चाह रहा हूँ। सिम्टम्स का इलाज करने की बातें जो हो रही हैं, ये इससे बीजेपी नहीं हारेगी। ये जो हो रहा है सब, जो वोट संगठन मजबूत क्यों हो गया या संगठन ऐसा क्यों हो गया, देखिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है, उसमें आप कह सकते हो मोदी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा हैं, या नितिन गडकरी हैं, या राजनाथ सिंह साइड हो गए, बट उसके साथ वो जितने भी लोग हैं वो 24 आवर्स पॉलिटिशियन हैं। वो नहाते, धोते, खाते, पीते, उठते, नाचते, गाते, शादी में जाते, मैयत में जाते, श्रद्धांजलि भी देते हैं, तो पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए देते हैं। एक। दूसरी बात, उनके साथ साथ 24 आवर्स राष्ट्र के चिंतन में, सांस्कृतिक निर्माण में, सांस्कृतिक धरोहर को सजाने की बात करने के लिए वो आरएसएस का एक संगठन है जो 24 घंटे पूरे डेडिकेशन से लगा रहता है। 2 बात, विपक्ष के पास 1, 2 या 3 आदमी छोड़ दीजिएगा, जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं कि वो 24 आवर्स का पॉलिटिशियन है, मैं शरद पवार को मानता हूं, मैं ममता बनर्जी को मानता हूं। इसके बाद मेरी गिनती रुक जाती है। कांग्रेस छोड़ दीजिएगा, ये तेजस्वी, अखिलेश, ये भी सब ये हैंकी पैंकी लोग हैं, चिंकी पिंकी, इनसे मोदी नहीं हार सकता, या इनसे नहीं हार सकता। ये सब ये बैडमिंटन खेल लिया, किसी ने लॉन्ड, हाय हाउ आर यू अखिलेश, आई एम फाइन, वेयर आर यू, व्हाट अबाउट डिनर, फलाना, ये इनसे नहीं हारेगा। नेता मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव को मैं नेता नहीं मानता। मुलायम सिंह यादव ने एक घर को पूरी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया, और अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी को घर में लाके और घर में भी विखंडन कर दिया। ये नेता वेता नहीं है, इनसे कभी भी मोदी नहीं हार सकता, समझे। और आप देख लेना, 2 लड़कों का साथ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले थे, तो अखिलेश यादव की सरकार जो 5 साल की थी, उससे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या हुआ है, खत्म हो गया सब। डिलीवरी पे इस देश में अब वोट नहीं होगा, वो जमाना गया। आशुतोष जी, मेरी बात को नोट कर लेना। मैंने 1 महीने पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने मुझसे पूछा कि आपको वहां असम में जाना चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं असम में जाना चाहिए का मतलब क्या? जब तुम बदरुद्दीन से अलायंस करोगे तो मैं किस मुंह से जाऊंगा? तुमने ये गलत कदम उठा दिया। वहां का मुसलमान कांग्रेस को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए वोट देता। तुमने बदरुद्दीन अजमल को खड़ा करके वहां ये मैसेज दे दिया कि बीजेपी जो कहती थी कि ये एनआरसी, सीएए और ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये मुल्ला पार्टी है, तुमने उस मुल्ला को खड़ा कर दिया। जैसे हेलीकॉप्टर से बदरुद्दीन अजमल उतरता था, ऊंचा पजामा, बकरा दाढ़ी, तो सारे हिंदू वो कहते हैं भाई ये तो मुल्ला पार्टी है ही। ये मैसेज चला गया। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बातें एक अतीत हो जाएगी। 2 शब्द, सेकुलरिज्म, अतीत हो गया इस देश में, माफ करना, अतीत हो गया, अतीत। इसको लेके मत घूमो आप। और ये जो बार बार आप कह रहे हो कि साहब वो हिंदुत्व, धर्म का पोलराइजेशन, अरे भाई धर्म का पोलराइजेशन होकर के सत्ता मिल रही है तो कौन बेवकूफ है जो धर्म का पोलराइजेशन नहीं करेगा? एक दौर था जब मंडल की बात आई तो जातियों में हम लोग विभाजित हुए, लेकिन अब वो जातियों में विभाजन वो
बीती बात गई। जब 370 की बात आई तो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए था कि 370 जो है देश चाहता है 370 हटे, लेकिन आपने ना इधर बोला ना उधर बोला। आपके गले में राष्ट्र विरोधी भी बात पड़ गई, आपके गले में सब कुछ वो पड़ जाता है जो बीजेपी डालना चाहती है। और ये जितने नेता जो बन रहे हैं, ये बाप के जो दम पर नेता बने हैं, ये मोदी का और अमित शाह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अब आप देख लेना, जब आरएसएस के पास संगठन तो 50 सालों से था, 40 सालों से था, लेकिन सरकार तब आई जब चेहरा मिला अटल बिहारी का, सरकार तब आई जब मोदी मिला। और जितना ये 20 साल का जो सेकुलरिज्म का जो ये और अपीजमेंट का जो दौर है, अगर हम इसको साइड कर दें, अभी सतीश केसी कह रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस से क्षुब्ध हैं। बिल्कुल क्षुब्ध नहीं। अगर मैं क्षुब्ध होता तो मैं 2019 में बीजेपी से टिकट लेकर लोकसभा में पहुंच जाता। मुझे बहुत मैं कुछ खुलेआम बात करने वाला आदमी हूँ, मैं छुपा छुपी बात नहीं करता हूँ। मुझसे तो मोहन भागवत जी ने भी मिलकर कहा कि हम तुम्हें राज्यसभा भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मैं जाऊंगा। आपसे भी कह रहा हूँ आशुतोष जी, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कल को क्या होगा, कहाँ होगा, कौन से रास्ते निकलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का एक ग्रुप, आशुतोष जी मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आपने भी घोषणा कर दी मैं राजनीति नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे राजनीति? आप जब आचार्य प्रमोद कृष्णन कल की पीठ का पीठाधीश्वर होकर के राजनीति कर सकता है, राजनीति के बिना घर में राजनीति, बाहर राजनीति, सड़क पर राजनीति, पान की दुकान, चाय की दुकान, आश्रम, खानका, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं है जो राजनीति नहीं है? आप क्यों नहीं राजनीति करेंगे? मजेदार बात यह है कि जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, सन्यासी होकर योगी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो आप आचार्य प्रमोद कृष्णन को क्यों नहीं आगे करते? नहीं करेंगे आप आगे, क्योंकि आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब। ये विपक्ष जो है टोटली बेवकूफ है। विपक्ष इतना बेवकूफी कर रहा है, ये मोदी और अमित शाह से लड़ेंगे। पिद्दी ना पिद्दी किशोर हुए, इन्हें पता ही नहीं है देश कहां जा रहा है। आज मैं आपको बात बता रहा हूं, कोरोना से लोग त्रस्त हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। मजदूर तो तब भी मरा। वोट किसे दिया बिहार में? मजदूर ने वोट दिया क्या? उत्तर प्रदेश में सारे बाई इलेक्शन बीजेपी जीती। और आप याद रख लेना, योगी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेगा। अगर 1 लाख नहीं 10 लाख लोग मर जाएंगे तो बीजेपी कहेगी मोदी और योगी नहीं होते तो 10 करोड़ मरते, और अगर 10 करोड़ मर गए तो ये कहेंगे 20 करोड़ हमने बचा लिया। क्यों? इनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। आशुतोष जी, आप सत्यहिंदी.com चला रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं? वहां अगर जरा सा कोई हिंदुत्व की बात करता है ना तो करोड़ों रुपया आता है। मेरे आश्रम में लगभग 5-7 लाख रुपए महीने का खर्च होता है। 7 सालों से मैं कैसे भुगत रहा हूं? 1 रुपया कोई नहीं देता है, 1 रुपया नहीं देता। किसी को नहीं पता मेरा भंडारी काम कर रहा नहीं कर रहा, मेरा सेवादार काम, मेरी गाड़ी में तेल कौन डलवा रहा। और बीजेपी कितनी जबरदस्त तरीके से अटैक करती है। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि जितने मुरादाबाद के कम से कम 11,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर हैं, उनमें 9,000 के करीब जो हैं बनिए हैं, समझे? उन पे पर्सनली फोन जाते हैं कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन के कल की धाम को डोनेशन दिया, साले तेरा इलाज कर देंगे। तो वो इतनी बार, और उन्हें करना चाहिए। जब मैं 24 आवर्स उनके खिलाफ बोलता हूँ, धर्मगुरु होके उनके विरोध में हूं, तो उन्हें मेरा इलाज करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन तुम्हारे लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं, ये जो बीजेपी की सत्ता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैनेजमेंट की वजह से नहीं है। ये अमित शाह चाणक्य, इसे घर में घुस देंगे हम 2 मिनट के अंदर में, लेकिन खुल के मौका दीजिए ना। है ये काहे की चाणक्य है? अरविंद केजरीवाल ने इनका बैंड बजाया नहीं बजाया, ममता बनर्जी ने इनका बैंड बजाया नहीं बजाया, लेकिन ये जो चाणक्य बने घूम रहे हैं, ये विपक्ष की बेवकूफी से घूम रहे हैं। और ये विपक्ष की बेवकूफी जब तक होंगी तब तक बीजेपी का राज इस देश में रहेगा। आप विपक्ष की बेवकूफी, सतीश जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आचार्य जी का जवाब कैसे देता हूं? मैं भी मानता हूं कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा विपक्ष जो काम, भाई आप जिससे लड़ रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, आपको उनके बराबर अपने को तैयार करना पड़ेगा, उन्हीं की तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने घर में बैठे रहें। हाँ आशुतोष जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि विपक्ष बेवकूफियां कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक ही नहीं है। नहीं तो आचार्य प्रमोद जी इतना खुल के नहीं बोलते होते, उसी पार्टी में रह के और उसी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। बात वो नहीं है। बात दरअसल ये तो सार्वभौम सत्य है कि भाई चाणक्य कोई बनता है, लगातार चुनाव में दम लगा के एकदम बिल्कुल जहां चाहता है वहां जीत जाता है, लेकिन 1-2 जगह ऐसा होता है कि पूरा दम लगाने के बावजूद भी पूरे दम से हार जाता है। ये तो है ही कमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए क्या है कि ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या हम कहें कि केरला में पिनरी विजयन जो है बिना मंदिर जाए जीत सकते हैं।
स्टालिन जो है हिंदी का विरोध, बीजेपी का विरोध करके वहां मतलब एक तरह से देखिए तो द्रविडियन आइडियोलॉजी को लेके चुनाव जीत सकते हैं। तो अपना अपना स्टाइल है, अपने अपना एक जगह है। ममता ने भी स्ट्रेटजी से अपना गोत्र बताया, स्ट्रेटजी से चंडी पाठ किया, और जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को हिंदू का तो पूरा वोट मिलना चाहिए था, जिस तरह से आग लगा, मतलब जिस तरह से वहां पोलराइजेशन हो रहा था। लेकिन वहां पोलराइजेशन कौन सी बात हुई है, बात कहना चाहता हूं आपको। ममता बनर्जी और उनके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू से ज्यादा हिंदी ठहरा दिया, बाहरी बता दिया, और जय बंगला का नारा देकर उसका पोलराइजेशन करा दिया। ठीक है, तो अलग अलग जगह रणनीति है, अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एम्फेसिस है, और अलग अलग स्ट्रक्चर है। खाली एक स्टाइल से नहीं होगा, नहीं होता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि जो बात अभी आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विजय जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सेकंड दे दीजिएगा। तमिलनाडु में जयललिता नहीं है, जयललिता की पार्टी ने बहुत अच्छी फाइट करी है, लेकिन अगला चुनाव भाजपा वर्सेस डीएमके होगा। और केरल के अंदर भी, जैसे बंगाल में 3 सीट से 100 सीट आई है, केरल में अब हिंदुत्व को जागृत करने में उन्हें पूरी ताकत लगाएंगे। वो मैं अगली भविष्य की बात कर रहा हूँ। ये है भाजपा का भविष्य दूरदर्शन। ठीक है विजय जी, विपक्ष कमजोर है इसलिए ये मजबूत है, लेकिन अगर विपक्ष कमजोर है तो उसके लिए क्यों दोष दिया जाए? जी नहीं, मैं इससे उलट कहता हूँ, वो मजबूत हुए और लगातार मजबूत होते गए, इसलिए विपक्ष कमजोर हो रहा, समझे। और दूसरी बात, जो बीजेपी की लीडरशिप है, केवल अमित शाह नरेंद्र मोदी पर मत जोड़िए। जो आचार्य जी ने कहा, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या जितने भी लोग हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ ब्लॉक स्तर पर भी जो कार्यकर्ता है वो भी 24 घंटे राजनीति में लगा रहता है। आपके आज कोरोना का जो समय है, राजनीति नहीं हो रही होगी, लेकिन वो आपको फोन करके पूछ लेंगे, भाई साहब ठीक है सब, कोई आवश्यकता तो नहीं है। ये राजनीति का भी हिस्सा है। तो वो आपको याद दिलाता है, और एक हमेशा एक कनेक्ट बनाए रखना भी आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बांटने का जैसे जिक्र कर दिया, विनोद जी ने भी बताया, सब लोग अपने अपने तरीके से बांटते हैं। पैसे की ताकत जो है, एक जमाने में कांग्रेस सत्ता में थी तो उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था, आज भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में तो उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। ये तो पार्टीज के साथ चलता रहता है, और जनता का 37% वोट मिला हो, 38% वोट मिला, लेकिन जो 24 आवर्स जो उनकी वो स्ट्रेटेजी है, राउंड द क्लॉक फाइट की जो है ना, फाइटर हमेशा जीतता है। ये किसी कंपनी का विज्ञापन भले ही हो सकता हो, लेकिन ये असली बात है कि फाइटर हमेशा जीतता है, और वो जीत कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। देखिए, आप ओलंपिक के लिए फाइट करते हैं, आप एशियाड के लिए फाइट करते हैं, आप कॉमनवेल्थ के लिए फाइट करते हैं, और हमेशा तैयारी गोल्ड के लिए करते हैं। लेकिन कभी गोल्ड मिलता है, कभी सिल्वर मिलता है, कभी ब्रॉन्ज मिलता है, और कभी आप क्वालिफाई भी पास नहीं कर पाते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी नहीं की। कई बार होता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी वहां पर आ गया था। तो राज्यों में भी जो लोग हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अमरिंदर सिंह हो, वो सब लोग ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी होते हैं। ये नहीं कि आप ही हमेशा ताकतवर खिलाड़ी होंगे। इसलिए उनकी इस हार को मैं कमजोरी से नहीं आंकता, बल्कि ये एक मौका देता है विपक्षी पार्टियों को समझने का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से जीता जा सकता है। और ये बताता है इलेक्शन कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनविंसिबल नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है। यदि इस रणनीति को समझा जा सके ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं कि कौवों को कोसने से बैल नहीं मरते। ठीक है विनोद जी, आप 30 सेकंड में जवाब दे, बहुत लंबी बातचीत। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत छोटी सी बात जोड़ूंगा, क्योंकि आचार्य जी की पीड़ा के बाद मुझे बोलना जरूरी है। विपक्ष का मतलब, या हम लोग अगर विपक्ष के रूप में देखें, राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस को ही मानते हैं भाई, मुख्य रूप से भाजपा के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष कांग्रेस है। तो विपक्ष की कमजोरी का मतलब कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस में अच्छे नेता घर बैठा दिए गए हैं भाई, जनार्दन द्विवेदी, या चाहे प्रमोद कृष्णम, सुरेश पचौरी, सचिन पायलट, ये वो आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, ये सारे वो नेता हैं जिन पर ना हिंदू विरोधी होने की छवि है, और जो कम से कम कुछ डिलीवर कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए। मौका किसको मिल रहा है? ले दे के कोटरी को और भाई बहन,
तो भाई बहन से एक पूरा नैरेटिव बन गया है कि कांग्रेस के परिवार की पार्टी हो गई है। तो कैसे विपक्ष मजबूत हो? जब तक इन लोगों को आगे नहीं किया जाएगा हर राज्य में, जब तक आप टूरिज्म से काम नहीं चलेगा कि आप गए, आपने छलांग लगा दी समंदर में, आप जाके वहां पुशअप कराए, वो आगे चाय बगान में पत्ती तोड़ ली, वो जमाना चला गया भाई। अब तो बाकायदा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नेताओं को आगे करके और हर राज्य का एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बात पार्टी के लिए कहना है, मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ के अपनी पूरी इस बहस को खत्म करूंगा। देखिए, राजनीति के अंदर और जीवन के अंदर कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता, आपको खुद अपने अपने फैसले करने पड़ते हैं। ममता बनर्जी ने अपना फैसला किया और पार्टी तोड़ दी, उन्होंने संघर्ष किया, 10-12 साल तक उनको लगातार संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगा ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी। जीके मूपनार ने संदेश है नहीं, जीके मूपनार ने जब लगा कि नरसिम्हा राव उनको किनारे लगाने की कोशिश कर रहे, जीके मूपनार ने पार्टी तोड़ी और 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ चुनाव में आए और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए थे। लगभग उनको ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो राजनीति ताकत का खेल है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा। नाम ले लीजिए आप इसमें, और मैं बीपी सिंह का नाम भी ले सकते। बीपी सिंह का नाम नहीं, मैं तो अपना नाम लूंगा। मुझे मालूम है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, ऐसा कई 2 बार कम से कम ऐसा हुआ जब मुझे पूरे पत्रकारिता की क्षितिज से बाहर करने की कोशिश की गई, बाकायदा षड्यंत्र करके। लेकिन यू हैव टू फाइट बैक। जिंदगी में ऐसा होता है जब आपकी पीठ पे छुरे मारे जाते हैं और आपको कोई मौका नहीं देता। और अब आप दिल्ली में है, केंद्र के अंदर है, तो मैं आचार्य जी से भी यही कहूंगा। और मेरी आचार्य में जो बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बातों को रखा है। पॉलिटिकल पार्टी में आप आचार्य जी की बात को भी सुनिएगा, नहीं, आप आचार्य जी की बात को भी मानिएगा कि राजनीति में आने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, वो आपने आम आदमी पार्टी नहीं तोड़ी, आपने आम आदमी पार्टी नहीं तोड़ी, कम से कम आचार्य जी के साथ तो आप आ सकते हैं। मैं क्या करूं, नहीं होंगे, इससे हिंदू विरोधी राजनीति से भी आप दूर रहेंगे। सवाल हिंदू विरोधी का है ही नहीं। मैं फिर आप कह रहा हूं, उन्होंने एक नैरेटिव सक्सेसफुली गढ़ा है, आपको उस नैरेटिव का काउंटर गढ़ना पड़ेगा और उसमें कन्विक्शन लाना पड़ेगा। ये असली बात है। ये ममता बनर्जी के अंदर ताकत थी कि उन्होंने कहा तुम्हारा जय श्री राम, मैं जय श्री राम नहीं कहूंगी, मैं जय दुर्गा कहूंगी। और उन्होंने साबित करा दिया कि जय दुर्गा। उन्होंने कहा कि राम दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्होंने कहा दुर्गा राम से बड़ी है। तो आपको काउंटर नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा, आप नहीं गढ़ पा रहे तो ये हमारी प्रॉब्लम, ये विपक्षी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। खैर, ये बहस यहीं पे खत्म होनी चाहिए। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि अमित शाह से बहुत कुछ सीखना तो चाहिए ही बहुत सारे राजनीतिक दलों को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी धार में उतनी धार शायद नहीं रही है। या हो सकता है मैं जल्दबाजी में कोई बात कह रहा हूं, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर बात कह रहा हूं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में अपने आप कुछ परिष्कार करते हैं। नहीं कर पाते, अगर करते हैं तो पार्टी और आगे जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो शायद ये उनका शीर्ष है और उससे नीचे ही आना होगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।